अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक टॉपिक कवर करवा रही हूँ। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ ADE पार्ट 1 तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं आपके साथ प्रॉपर नोट्स भी शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है कोऑपरेटिव लर्निंग, कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, किस तरीके से की जाती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। तो कोऑपरेट का मतलब होता है ताउन करना, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ करना, और लर्निंग यानी लर्निंग प्रोसेस। तो कोऑपरेटिव लर्निंग से क्या मुराद हुआ, यानी मिलकर स्टडी करना या मिलकर कुछ सीखना। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ व्हेन स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स। तो कोऑपरेटिव लर्निंग वो होती है जब स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं ग्रुप्स में, टू अचीव अ कॉमन गोल, यानी एक गोल को हासिल करने के लिए, एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, वो एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एंड कम्युनिकेशन यानी बातचीत करते हैं अमंग ग्रुप मेंबर्स में। ठीक है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है ये लिख दिया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर से मुराद है इफ़ यू आर टीचर एंड आपको कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी है तो आप उसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगी या उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग में सबसे पहले होता है काम ग्रुप फॉर्मेशन का, यानी ग्रुप बनाना। तो स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, स्टूडेंट्स को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, यूजली कंसिस्टिंग ऑफ 3 to 5 मेंबर्स। ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रुप जो होगा उसमें 3 से 5 मेंबर्स होंगे। दिस ग्रुप्स कैन बी फॉर्म रैंडमली। अब टीचर जो है ये ग्रुप रैंडमली भी बना सकती है कि किसी भी स्टूडेंट्स का 5 ग्रुप बना दिया, या स्टूडेंट्स को देखकर बना सकती हैं, स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को, इंटरेस्ट को। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जो है वो कॉग्निटिव डिले है, यानी वीक लर्नर है, और एक स्टूडेंट जो है वो बहुत गिफ्टेड चाइल्ड है, अच्छा लर्नर है, एक्टिव है, तो आप एक ऐसे स्टूडेंट को, वीक लर्नर को आप उसके साथ बिठा देंगी, ताकि इससे क्या होगा कि वो दोनों मिलकर एक दूसरे से सीखेंगे भी और कर भी पाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप जो होगा कोऑपरेटिव लर्निंग का वो होगा ग्रुप फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद है टास्क एक्सप्लेनेशन, यानी अब जो टास्क दिया जाएगा जिस पर स्टूडेंट्स ने काम करना है, टीचर ने उनको एक टास्क दिया है, तो टीचर उस टास्क को जो है वो एक्सप्लेन करेगी। द टीचर प्रेजेंट क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन टास्क। जो टास्क टीचर दे रही है या जो एक्टिविटी टीचर दे रही है उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगी स्टूडेंट्स को, दैट द ग्रुप्स विल वर्क ऑन टुगेदर, जिस पे वो लोग काम करेंगे। दिस इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशंस। अब ये टास्क एक्सप्लेनेशन क्यों ज़रूरी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को है अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस टीचर उनसे रख रही है, किस तरीके से उनको अपना काम जो है वो टीचर को करके देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं रोल असाइनमेंट। रोल असाइनमेंट क्या है कि ईच ग्रुप इज़ असाइन ए स्पेसिफिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो टीचर ने ग्रुप्स बनाए हैं वो हर ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगी, एक ज़िम्मेदारी दे देंगी। वो ज़िम्मेदारी क्या हो सकती है, किसी को लीडरशिप की मिल जाएगी, किसी को टाइम रिकॉर्डिंग की मिल जाएगी, कि अगर रिकॉर्डिंग की जा रही है कोऑपरेटिव लर्निंग की तो कोई एक स्टूडेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉर्ड करना है, एक स्टूडेंट है जिसकी टाइम कीपर है, उससे टाइम मैनेजमेंट करना है कि किस तरीके से कितने टाइम में हमें ये काम करके देना है, एक प्रेजेंटर है। तो इस तरीके से क्या होगा, दिस इंश्योर दैट एवरीवन कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप सक्सेस। ये रोल असाइन करने से क्या होगा कि ये श्योर हो जाएगा कि तमाम जो ग्रुप्स हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद ये है एक रिफ्लेक्शन या फिर डीब्रीफिंग। अब ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन और डीब्रीफिंग, ये होता है आफ्टर कंप्लीटिंग आ टास्क। जब टास्क कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट, देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन फेस। फिर एक फेस होता है जो कि रिफ्लेक्शन फेस कहलाता है, वेयर स्टूडेंट डिस्कस देयर एक्सपीरियंस। जहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हैं आपस में, दैट व्हाट दे लर्न, कि उन्होंने क्या सीखा आज, एंड हाउ दे वर्क टुगेदर, और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम किया। दिस रिफ्लेक्शन हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इससे क्या होता है रिफ्लेक्शन फेज से, कि स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उन्हें कहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है,
या उनकी स्ट्रेंथ क्या है या उनकी वीकनेस क्या है। तो स्ट्रक्चर में आप ये 4 हेडिंग्स दे सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। यानी सबसे पहले अगर आपने कोऑपरेटिव लर्निंग करानी है तो आपने स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने होंगे। इसके बाद एक टीचर का सेकंड रोल होगा कि टीचर जो है वो टास्क को एक्सप्लेन कर देगी, वर्बली बता देगी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। इसके बाद थर्ड जो रोल होगा वो रोल असाइनमेंट का होगा, यानी टीचर जो होगी वो तमाम स्टूडेंट्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी, कोई रिकॉर्डिंग करेगा, कोई प्रेजेंटर होगा, कोई टाइम कीपर होगा। फिर एक स्ट्रक्चर लास्ट होगा रिफ्लेक्शन का, जिसमें स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, या उनको किन एरियाज़ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। इतना काफ़ी है स्ट्रक्चर के लिए। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके मेरिट्स के ऊपर। आपने एक बात पहले याद रखनी है कि एडवांटेजेस यानी फ़ायदे, तो एडवांटेजेस के काफ़ी सारे वर्ड्स आ जाते हैं। मेरिट्स ऑफ दी कोऑपरेटिव लर्निंग भी आ सकता है, आपके पास प्रॉस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग भी आ सकता है, यानी प्रॉस एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डिसमेरिट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब कोऑपरेटिव लर्निंग जो करवाई जाती है स्कूल्स में, क्लासेस में, तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदा होगा उससे। पहला एडवांटेज ये होगा कि इन्हेंस लर्निंग प्रोसेस होगा वो इन्हेंस होगा, यानी बेहतर होगा। स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग। इसमें आपने एक बात और याद रखनी है कि ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड ऑफ टीचिंग है ये एक स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड है। तो ये इस तरीके से भी आ सकता है कि एक उस मेथड के प्रोस एंड कॉन्स लिखिए जो कि स्टूडेंट सेंटर मेथड है। तो आपने याद रखना है कि कोऑपरेटिव लर्निंग में जो मेन रोल है वो स्टूडेंट्स का है, टीचर का जो रोल है वो सिर्फ एक गाइडर का है। टीचर मतलब जिस तरह हम लेक्चर मेथड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो लेक्चर मेथड में क्या होता है कि एक्टिव रोल टीचर का होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव लिसनर्स होते हैं। यानी टीचर आपका लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपने टीचर को एज एन एक्सपर्ट जो टीचर कहे आपने वो बात उनकी रखनी है और बस उनको सुनना है। इस तरह से लेक्चर मेथड होता है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है कि स्टूडेंट्स का एक्टिव रोल है, स्टूडेंट्स खुद से लर्न करके खुद से डिस्कवर करेंगे, खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, इस तरीके से सीखेंगे वो, और टीचर जो है वो उनको गाइड कर देगी इस तरीके से। तो इसमें आपने याद रखना है 2-3 बातें MCQs के लिए भी आपने याद रखनी है कि कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड जो है वो एक स्टूडेंट सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग ऑफ टीचिंग स्टूडेंट सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग है। इसके अलावा इसमें एक्टिव रोल जो होता है वो स्टूडेंट्स का होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं इन्हेंस लर्निंग। इसका पहला एडवांटेजेस है, आपने इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ये इसमें जो एक्टिव रोल होता है वो स्टूडेंट्स का होता है। विच प्रमोट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब इससे क्या होता है कि उनको एक जो सब्जेक्ट मैटर है जिस टॉपिक के ऊपर वो कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो बहुत डीपली उसको डिस्कवर करेंगे, सर्च करेंगे। दे कैन क्लियरिफाई कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, अपनी नॉलेज, डिफरेंट नॉलेज, यानी हर स्टूडेंट की डिफरेंट थाट्स होंगी, डिफरेंट नॉलेज होंगी, वो आपस में शेयर करेंगे। एंड लर्न फ्रॉम देयर पीयर्स, और अपने साथ वालों से सीखेंगे। पीयर्स का मतलब होता है जो कि आपके क्लास फेलोज हैं, आपके एज ग्रुप के लोग हैं जिनके साथ आप वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू आप उनसे सीखते हैं। इसके बाद एक आ जाता है इम्प्रूव सोशल स्किल्स। तो स्टूडेंट्स की जो है वो सोशल स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, बेहतर होती हैं, यानी समाजी स्किल्स बेहतर होती हैं। किस तरीके से? वर्किंग इन ग्रुप्स फोस्टर कम्युनिकेशंस, यानी जब हम ग्रुप्स में कोई काम करते हैं तो हमें बातचीत करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन मतलब क्या है? बातचीत। कोलैबोरेट करना पड़ता है आपस में। एंड टीम वर्क इम्प्रूव सोशल स्किल, और जो टीम वर्क होता है वो सोशल स्किल्स को जो होता है इम्प्रूव करता है। दे लर्न लिसन टू अदर्स, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या सीखेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू कि दूसरों को किस तरीके से सुनना है। रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, उनका जो ओपिनियन है उसकी किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है। एंड हाउ टू इफेक्टिवली देयर आइडियाज़, और जो अपना आइडिया है उसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली जो है वो एक्सप्रेस करना है कि वो हमारी बात सुनी जाए, कंसिडर की जाए, हम किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करें। तो इससे आपने याद रखना है कि सोशल स्किल्स किस तरीके से इम्प्रूव हो रही हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो
दूसरों को लिसनिंग स्किल डेवलप होगी, क्योंकि मेन जो है आपकी लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके अंदर लिसनिंग स्किल जो है वो होनी चाहिए कि आप दूसरों को सुनें, उनके रिस्पेक्ट हैं, चाहे वो आपके ओपिनियन से डिफरेंट हो लेकिन आप उसको रिस्पेक्ट करें और अपने आप पॉइंट को किस तरीके से इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपकी सोशल स्किल्स को जो है वो डेवलप करता है। दीज कैन डेवलप देयर सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ डेवलप होती है, यानी किसी भी वर्किंग प्लेस में अगर आप जाएँ तो ज़रूरी नहीं है जो आपकी थाट्स हों वो सबकी थाट्स हों। तो आपने उस वक्त आपके लिए क्या नीडेड होता है कि आप दूसरों को सुन सकें, उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर सकें और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका उसको आप इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करें कि किस तरीके से उसको बेहतर से बेहतर बना के आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सामने वाला आपकी बात को सुने और कंसिडर करे। तो इस तरह ये हमारा एक जो है प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, सोशल लाइफ हमारी इससे जो है इम्प्रूव होती है एंड प्रिपेयर दैम फॉर रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन, यानी रियल वर्ल्ड में जब वो आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए लाइफ में सोशल स्किल्स होंगी वो उनकी डेवलप होंगी। इंटरेक्शन से मुराद होता है बातचीत, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। हम कहीं जॉब करते हैं, स्कूल में साथ पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उन सब में हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लोगों से। तो कोऑपरेटिव लर्निंग से एक स्टूडेंट की सोशल स्किल्स बेहतर होती हैं, वो दूसरों को सुनना दूसरों को सुन पाता है, उनके रिस्पेक्ट की ओपिनियन, उनका जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करता है। एंड थर्डली वो सीखता है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उसने किस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि लोग उसको वैल्यू करें, कंसिडर करें और सुनें। और ये चीज़ जो होती है वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, चाहे आप आगे जॉब्स करें, कुछ भी करें, उसके लिए आपके लिए ये नीडेड होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी सोशल लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। इसके बाद एक पॉइंट आ जाता है इंक्रीज़ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन जो होगी उसको इंक्रीज़ करता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कैसे? कोऑपरेटिव लर्निंग क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग जो होगा वो एक क्लासरूम में एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें मुस्बत तरीके से जो है वो काम करते हैं। स्टूडेंट फील मोटिवेटेड, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि ये है जब कोई काम स्टूडेंट्स खुद करते हैं तो फिर उनमें एक अलग ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर जब डाली जाती है तो उनको वो अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट फील कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इनफ टू पार्टिसिपेट, कॉन्फिडेंट फील करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए कि जब उनके दूसरे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो वो भी करते हैं। इंडिविजुअल वर्क जो होता है उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट है, अगर वो कोई शाय है तो वो बहुत कम से कम बोलेगा या कम से कम पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू क्या है, तमाम स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो वो भी अपने दोस्तों को देखा देखी पार्टिसिपेट करेगा एंड टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, और जो उनकी लर्निंग है ना उसकी ऑनरशिप लेंगे, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेंगे अपनी लर्निंग प्रोसेस की कि हमें ये काम करके लाना है, हमें ये डिस्कवर करना है, हमें ये सर्च करना है। द सेंस ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स देयर मोटिवेशन, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहे हैं वो उनकी मोटिवेशन को बढ़ाएगी। अब किस तरीके से बढ़ाएगी? तो मोटिवेशन का जो ताल्लुक़ होता है, जिस तरह अगर आप स्टूडेंट्स को एक मोटिवेट है स्टूडेंट, उसको एक काम मिला, उसने करना है, अब जो उसको उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे सो उससे उसकी मोटिवेशन जो है वो और इंक्रीज़ होगी और इस तरीके से उसके अंदर जो है वो मोटिवेशन बढ़ती रहेगी आगे बेहतर से बेहतर करने की। फिर एक आ जाता है इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग, यानी स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? सोचो विचार करना, पेचीदा सोच पे भी वर्क करना थ्रू डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़। डिस्कशन के थ्रू और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। दे लर्न टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन, वो ये सीखते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, ई वैल्यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फिर जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं उसको किस तरीके से कंसिडर करना है, सुनना है एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन, और उसके बाद क्या डिसीजन लेना है वो सीखते हैं। सो दिस कैन प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या होती है? जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, अपना खुद से डिस्कवर करना पड़े, डीपली किसी चीज़ के बारे में सोचना पड़े या उसको लर्न करना पड़े, तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आ जाता है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में क्या होता है कि हमें सिर्फ हम रूट लर्निंग भी कह सकते हैं उसको, कि हम उसमें एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई और हमने जस्ट उसको याद कर लिया, उसको डीपली समझने की या बहुत अंदर तक जाने की कोशिश नहीं की, बस हमने उसको जस्ट याद कर लिया, तो वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आ जाता है। इसके एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, जैसे हिस्टोरिकल डेट्स होती हैं, हम वो याद रखते हैं, अपने माइंड में रट्टा मार लेते हैं इस तरीके से। लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वो होती है जिसमें आपने किसी टॉपिक को डीपली और खुद से डिस्कवर करना है, तो इसके लिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर कि कोऑपरेटिव लर्निंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी इसके नुकसानात भी होंगे यकीनन, जब इसके फ़ायदे हैं
हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ आपको उसके नुकसानात भी देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट जो नुकसान होता है इसका वो ये होता है कि अनइक्वल पार्टिसिपेशन। अब इसमें क्या है अनइक्वल पार्टिसिपेशन में, इन सम ग्रुप्स सर्टन इंडिविजुअल में डोमिनेट द डिस्कशन। तो किसी किसी ग्रुप में ये होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि डिस्कशन जो हो रही होगी उसमें डोमिनेट करेंगे। डोमिनेट क्या होता है कि आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वो दूसरों के मुकाबले में। एंड अदर कंट्रीब्यूट लेस, और जो दूसरे होंगे वो फिर जो कुछ शाय टाइप के होंगे या कॉग्निटिव डिले होंगे वो जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कम करेंगे। एंड दिस रिजल्ट इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड हिंडर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर सम स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा कि ये इम्बैलेंस हो जाएगी पार्टिसिपेशन के। अगर ग्रुप में 3 बच्चे हैं तो उनमें से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो कर रहे होंगे वाकई काम और एक ऐसा होगा जो कि नहीं कर रहा होगा। तो इस पे क्या होगा कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसके लिए वो कम हो जाएगा, वो उसमें उसका एक्टिव पार्ट नहीं होगा, वो अपने स्टूडेंट्स पे अपने जो उसके ग्रुप मेंबर्स होंगे अपने साथ ही उन पे वो डिपेंड हो जाएगा। फिर है ग्रुप डायनेमिक्स। अब ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। ग्रुप डायनेमिक कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ग्रुप डायनेमिक वो होता है कि ग्रुप में जब काम हो रहा है, चाहे वो क्लास में हो रहा हो चाहे कहीं भी, तो जो बिहेवियर है ग्रुप मेंबर्स का वो ग्रुप डायनेमिक में आ जाता है। अब इसमें अच्छा भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो ग्रुप डायनेमिक कैन बी चैलेंजिंग समटाइम, कभी कभी जो है वो ग्रुप डायनेमिक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी लड़ाई झगड़ों की वजह से। डिफरेंट वर्किंग स्टाइल है 2 लोगों का, एक की सोच कुछ और है, वो किसी और तरीके से करना चाह रहा है, एक किसी और तरीके से करना चाह रहा है, तो बहस हो गई, आपस में झगड़े हो गए। तो इससे क्या होगा, इफ़ ग्रुप डायनेमिक्स आर नॉट मैनेज इफेक्टिवली, पास आ जाता है कि जो टीचर है क्लास में अगर वो ग्रुप डायनामिक्स को अच्छे से मैनेज नहीं करेगी तो इससे क्या होगा, इट में नेगेटिवली इम्पैक्ट लर्निंग प्रोसेस। ये लर्निंग प्रोसेस पे भी नेगेटिव असर छोड़ेगा। इसके अलावा जो आउटकम्स बाद में जो मिलेंगे क्लास होने के बाद वो भी ठीक नहीं होंगे, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से फिर लड़ाई वगैरह करेंगे। तो इस तरह टीचर का ये काम है कि उसको ग्रुप डायनेमिक्स को किस तरीके से अच्छे से मैनेज करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो टाइम मैनेजमेंट भी इसमें ग्रुप कोऑपरेटिव लर्निंग में मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रुप वर्क जो होता है वो उसमें रिक्वायर होता है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कितने वक्त में हमें एक प्रोजेक्ट या एक टास्क कंप्लीट करके देना है। इफ़ स्टूडेंट स्ट्रगल विद दिस स्किल, अगर स्टूडेंट्स को नहीं आता कि टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, दे में फेस चैलेंजिंग इन कंप्लीटिंग अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो उनको जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो उनको टाइम दिया जाएगा उसमें। सो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये क्या है, इसको किस तरीके से डिज़ाइन एक टीचर कर सकती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। अब आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं बेहतर से बेहतर। एंड में कंक्लूजन में अगर हम देखें कोऑपरेटिव लर्निंग के हमने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, अब ये जो टॉप वो है टीचिंग मेथड ये बेहतर है कि नहीं है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दिस डिसएडवांटेजेस कैन बी मिटिगेटेड थ्रू प्रॉपर ग्रुप मैनेजमेंट, कि ये जो डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े ये ख़त्म भी किए जा सकते हैं या इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है प्रॉपर ग्रुप मैनेजमेंट अगर टीचर करे विद इफेक्टिव फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट, इफेक्टिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, सपोर्ट करे। कोऑपरेटिव लर्निंग कैन प्रमोट एकेडमिक ग्रोथ। सो कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है एकेडमिक ग्रोथ के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। सोशल डेवलपमेंट आपने याद रखना है क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनमें सोशल डेवलपमेंट होती है उनकी। एंड पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर, और क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो भी एक पॉजिटिव क्रिएट किया जा सकता है। अब जो बातें आपने कुछ इसमें याद रखनी है वो तो एक ये याद रखनी है कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो एक स्टूडेंट सेंटर मेथड है, क्योंकि ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि बताइए स्टूडेंट सेंटर मेथड के आप जो है वो एडवांटेजेस लिख दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो स्टूडेंट सेंटर मेथड है। इसके अलावा इसमें जो एक्टिव रोल होता है वो स्टूडेंट्स का होता है, एक्टिव रोल यहाँ पर स्टूडेंट्स का है। तो ये आपने कुछ बातें याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर इसको अपनी वर्डिंग में आपने इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। एंड इफ़ यू वांट दिस नोट्स सो लेट मी नो, मैं आपके साथ इसका PDF भी शेयर कर दूँगी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर इंशाल्लाह मैं आगे भी इस तरह के टॉपिक्स आपको कवर करवाऊँगी। और ये जो मैंने आपको टॉपिक कवर करवाया है ये आपका मेथड ऑफ़ टीचिंग सब्जेक्ट है, जो कोर्स है आपका मेथड ऑफ़ टीचिंग, उसका एक टॉपिक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।